यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे हो गए। आपको बता दूं, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूं। हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 5 अकाउंट करंट। और अकाउंट करंट की आई थिंक ये लास्ट वीडियो रहेगी, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं वे ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट, तो पहला तो था विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, ये हम कर चुके। बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, ये भी हम कर चुके। लास्ट कहता है बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। क्या बोल रहा है जी? प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। अच्छा, पहले मैं बात कर रहा था ब्याज ब्याज की, दूसरे बात कर रहा था प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की भी बात कर रहे हैं, बैलेंस की भी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। ये चलता कैसे है वो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। सीधा आ जाएं पेज नंबर 6.102 सी शूट की बुक के हिसाब से। और ये है आपका पॉइंट नंबर 5.2.4, मेथड नंबर 3। चाहता क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस की बात क्या करें इन केस ऑफ बैंक। अच्छा, इसका मतलब सर बैंक के केसेस में इसका ज्यादा यूज होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात, बैंक के केस में इसका ज्यादा यूज होता है। अब एक चीज और समझे। मेरा नाम है मनोज कालरा। हाँ सर, हमें मालूम है। मैंने पंजाब नेशनल बैंक में एक अकाउंट खुलवा लिया। और अकाउंट पता है कौन सा खुलवाया? करंट अकाउंट खुलवा लिया। मैंने अपने बिजनेस का करंट अकाउंट ओपन करा लिया। तो करंट अकाउंट में कभी तो डेबिट बैलेंस हो सकता है, मतलब ओवरड्राफ्ट हो सकता है, और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जी हाँ। तो अब होगा क्या? बैंक डेबिट बैलेंस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। हाँ सर, सही बात है। अगर डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है किसका जी? करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, उसका मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। और इस ओवरड्राफ्ट पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन अगर मेरे अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये मेरे फेवर में है, तो इस पर बैंक इंटरेस्ट पे करेगा। इस पर बैंक इंटरेस्ट क्या करेगा? पे। सर हमने तो सुना है करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता। अरे उसकी चर्चा हम कर नहीं रहे। हमारे हिसाब से अगर मेरे बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। हमारे हिसाब से हमारा नेगेटिव बैलेंस है तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहां पर मजे की बात क्या आएगी, हम इसके बैलेंस क्यों नहीं निकाल पाएंगे? ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट का जो रेट है वो अलग होगा, और जो क्रेडिट बैलेंस है उस पर जो इंटरेस्ट है उसका जो रेट है वो अलग होगा। ये दोनों रेट सेम नहीं होंगे। अच्छा, मतलब मेरे पास बैंक में मेरे खुद के पैसे जमा है, तो बैंक कहता है भाई साहब मैं ब्याज दूंगा 6%। मैंने कहा अच्छा। अगर मैं ओवरड्राफ्ट ले लूं तो बैंक कहता है मैं ब्याज लूंगा 8%। मैंने कहा ये क्या बात हुई? हम मैं जमा कराता हूं तो 5% पैसे देते हो, और तुम अगर पैसे जमा कराओगे तो तुम 8%। तुम अगर पैसे ज्यादा दे दोगे, ओवरड्राफ्ट मैं अगर यूज ले लूंगा तो क्या ब्याज 8% लोगे? बैंक कहता हाँ। मैंने कहा यार ये तो पंगा हो गया। हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन करे थे, नोट्स मेरे पास हैं, मैं दिखाता हूं आपको। प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चन। कौन से मेथड जी? प्रोडक्ट मेथड की जब हम बात कर रहे थे, हमने यहां पर अमाउंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट लिखा, डेज लिखा, प्रोडक्ट निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, इस प्रोडक्ट का डिफरेंस निकाल लिया, इस डिफरेंस पे ब्याज लगा दिया। कारण क्या था? इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट सेम था। हाँ सर, सही बात है। मैंने किसी से पैसे लेने और मैंने किसी को पैसे देने, और इंटरेस्ट की चर्चा करेगा तो हम ये ज्यूम करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? सेम। बट परंतु किंतु लेकिन बैंक भाई साहब कहता है मेरे पास पैसे जमा कराओगे? मैंने कहा हाँ। कह रहे मैं ब्याज दूंगा 5%। मैंने कहा अच्छा। और अगर गलती से आपका ओवरड्राफ्ट हो गया तो मैं जो ब्याज चार्ज करूंगा वो 5% नहीं, 5 से ज्यादा चार्ज करूंगा। फॉर एग्जांपल 8% चार्ज करूंगा। मैंने कहा यार तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, ब्याज देते कम हो लेते ज्यादा हो। बैंक कहता और क्या, हमने भी तो एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, हमने भी तो इतने खर्चे निकालने हैं। तो इस कंडीशन में जो हमने पहले प्रोडक्ट मेथड यूज किया था उससे हमारा क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड से। अच्छा सर, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड से। और जब हम प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड बनाएंगे तो हमारे को 9 कॉलम बनाने पड़ेंगे। 9 हमारे को क्या बनाने पड़ेंगे? कॉलम। कौन कौन से कॉलम है वो जरा देखना स्टार्ट करें। सबसे पहला डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर डेबिट क्रेडिट, फिर बैलेंस डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी। फिर डेज डेबिट का प्रोडक्ट और फिर क्रेडिट का प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे जी? 9। मेरे साथ साथ करना स्टार्ट करें। सॉल्यूशन नंबर 6, और ये 9 कॉलम बना लें। सर समझ में तो आए नहीं कौन से कॉलम है ये? अरे अभी समझाता हूं, सारे समझाता हूं, पहले इसी कॉलम तो बनाओ। सॉल्यूशन नंबर मेरे साथ साथ करना स्टार्ट करें। 9।
सॉल्यूशन नंबर है 9 और कॉलम भी मेरे को कितने बनाने हैं जी 9। अरे नहीं, सॉल्यूशन में गलत लिख गया मैं, 6 है, सॉल्यूशन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 6। और कॉलम कितने बनाने हैं हमारे को? सर हमारे को 9 कॉलम बनाने हैं। मैंने कहा और क्या, 9 कॉलम बनाने हैं। आखिरी के 2 कॉलम तो प्रोडक्ट के होते हैं। अच्छा सर, आखिरी के 2 कॉलम जो प्रोडक्ट के हैं तो वो थोड़े से हम बड़े बना लेते हैं। मैंने कहा लो सर, थोड़े से बड़े बना देते हैं। हम जितना भी बड़ा हमारा अमाउंट होगा, फिगर होगा हमारा, इतने चौड़े कॉलम में आ जाएगा। उससे पहले आएगा डेज, ठीक है जी। उससे पहले आएगा बैलेंस, उससे पहले आएगा डेबिट या क्रेडिट, उससे पहले आएगा क्रेडिट, उससे पहले आएगा डेबिट, उससे पहले आएगा पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर से पहले क्या आ जाएगी? डेट। सर एक बार आराम से ये सारे कॉलम कौन कौन से हैं दोबारा बता दो। मैंने कहा आप चिंता करो ही मत, मैं सब डिटेल में बता रहा हूँ। और सर ये भी बताओ कौन से कॉलम का साइज हमें थोड़ा सा बड़ा रखना है। ये हमने क्या बनाना स्टार्ट करा? सॉल्यूशन नंबर 6। सबसे पहले क्या लिखा हमने? डेट। दूसरे नंबर पे पर्टिकुलर, तीसरे नंबर पे डेबिट, चौथे नंबर पे क्रेडिट, पांचवें नंबर पे डेबिट और क्रेडिट, नेक्स्ट पे बैलेंस, नेक्स्ट में डेज, और नेक्स्ट में प्रोडक्ट। पहले वाले में डेबिट का प्रोडक्ट, दूसरे वाले में क्रेडिट का प्रोडक्ट। ये क्या हो रहा है सर दोबारा बताओ। अरे आप देखते जाओ, बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैं बैंक में पैसा जमा कराता हूं तो मेरी कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस होता है और पासबुक के हिसाब से कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम बना क्या रहे हैं वो देखना, जरा स्टार्ट करें। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा। अब तक तो मैंने सिर्फ लाइनें मारी हैं। On 2nd of Jan 2016, Vinod opened a current account with Allahabad Bank Limited and deposited a sum of rupees 30,000। विनोद ने एक करंट अकाउंट ओपन कराया इलाहाबाद बैंक में और 30,000 रुपए जमा करा दिए। कब? 2 जनवरी को। अगर मैंने इलाहाबाद बैंक में, विनोद ने इलाहाबाद बैंक में पैसे जमा कराया तो बैंक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस स्टार्ट हो गया। हाँ सर। अब अगर मैं पैसे निकलवाऊंगा तो बैंक डेबिट करता जाएगा, पैसे जमा कराऊंगा तो बैंक क्रेडिट करता जाएगा। ही फर्दर डिपोजिट द फॉलोइंग, ही विड्रॉ द फॉलोइंग। शो, ध्यान से देखिए, शो विनोद्स अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक। हे भगवान, आज तक तो आप कह रहे थे कि भैया हम तो बिजनेस के अकाउंट बनाते हैं, और इस क्वेश्चन में तो कह रहे हैं भाई साहब लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक के हिसाब से विनोद का हिसाब किताब रखो। अच्छा सर, तो इलाहाबाद बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे विनोद का अकाउंट बनाना है। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड 5% ऑन डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो ब्याज कितना लगेगा? 5%। एंड 2% ऑन क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस पे ब्याज कितना है? 2%। देखो बैंक कितना समझदार है, कह रहा है मेरे पास पैसे जमा कराओगे तो 2% ब्याज दूंगा मैं, और अगर मेरे से पैसे फालतू ले लोगे, ओवरड्राफ्ट ले लोगे, तो मैं ब्याज कितना लूंगा? 5%। द अकाउंट आर टू बी प्रिपेयर्ड एज ऑन 30th जून। और ये शुरू कब से हुआ था? 2 जनवरी से। 2 जनवरी से 30 जून तक मुझे क्या बनाना है? अकाउंट। कैलकुलेशन में बी मेड करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, और 1 साल 1 रुपए तक आपको राउंड ऑफ करना है फिगर। ठीक है सर। ये क्वेश्चन कैसे चलेगा? डेट वाइज। दोबारा सुने, क्वेश्चन कैसे चलेगा? डेट वाइज। डेट देखें, सबसे पहले डेट कौन सी है? 2 जनवरी। 2 जनवरी के बाद देखें 15 जनवरी, 15 जनवरी के बाद 15 फरवरी, 15 फरवरी के बाद 12 मार्च, नहीं हाँ 12 मार्च, सही बात है। 12 मार्च के बाद, मार्च है ही नहीं, मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। 12 मार्च के बाद 10 अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई। मई, मई कौन से नंबर पे हो गया? 5 नंबर पे। मई के बाद क्या आएगा? जून। जून कौन से नंबर पे हो गया? 6 नंबर पे। ये सारा क्वेश्चन कैसे चलेगा? डेट वाइज। ठीक है जी। ये सारे पैसे क्या है? डिपॉजिट। ये पैसे क्या है? विड्रॉ। अगर मैं बैंक में पैसे जमा कराऊंगा तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा, और अगर मैं बैंक से पैसे विड्रॉ करूंगा तो बैंक उसको क्या करेगा? डेबिट। और मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। सही बात है सर। बैंक में पैसे अगर बिजनेस जमा करा रहा है तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, बैंक उसको क्रेडिट करेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो यहीं से तो हमारे क्वेश्चन की क्या हो रही है? शुरुआत। अब देखना जरा, करें स्टार्ट। डेट, डेट थी मेरी 2 जनवरी। 2 जनवरी को बाय कैश
कैश जमा कराए करंट अकाउंट में कितने रुपए? 30,000 रुपए। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 जनवरी को हमारा कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, कितने रुपए का? 30,000 रुपए का। ये जो लास्ट वाले 2 कॉलम है, ये सबसे लास्ट में ही मैं सॉल्व करने सिखाऊंगा आपको। अच्छा सर, तो ये बात आ गई मेरी 2 जनवरी की खत्म। अब ध्यान दें, मैंने आपको क्या कहा था, ये क्वेश्चन कैसे चलेगा? डेट वाइज। ये रहा मेरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे चलेगा? डेट वाइज। अब देखें कितनी डेट है? 1 2 3 4 5 6 डेट और हैं। ये पहली ओपनिंग डेट थी, इसके अलावा 6 डेट और हैं। ये लो जी, 1 2 3 4 5 और ये 6 डेट और आ गई। पहले मैं डेट लिख देता हूँ सारी, फिर बात करेंगे बाद में। सबसे पहली डेट है जी 15 जनवरी। 2 जनवरी के बाद जो अगली डेट है वो कौन सी है? 15 जनवरी। 15 जनवरी के बाद जो अगली डेट है वो है 15 फरवरी। 15 फरवरी के बाद जो अगली डेट है वो है मार्च, 12 मार्च। 12 मार्च के बाद जो डेट है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल के बाद जो डेट है वो है 10 मई। और 10 मई के बाद जो डेट है वो है 15 जून। ठीक है सर, ये डेट तुमने लाइन वाइज लिख ली। अब ध्यान से देखें 15 जनवरी को हुआ क्या? सर 15 जनवरी को हमने और पैसे 12,000 डिपॉजिट करा दिए। ठीक है जी, अगर हमने 12,000 रुपये और डिपॉजिट करा दिए तो पहले कितना क्रेडिट बैलेंस था? 10। 12 और क्रेडिट कर दिया तो 30 और 12 कितने हो गए? 42,000 रुपये और मेरा क्या हो गया? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये हमारी होगी 15 जनवरी। 15 जनवरी के बाद आई 15 फरवरी। 15 फरवरी को मैंने 26,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। ठीक करा सर। 15 जनवरी को हमने 15 फरवरी को, सॉरी, 15 फरवरी को हमने 26,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। कर लो विड्रॉ कर लो 26,000 रुपये, क्या दिक्कत है? 42,000 रुपये मेरे बैंक में जमा थे। ठीक है जी, उसमें से मैंने कितने विड्रॉ कर लिए? 26। तो मेरे बच्चे कितने? 16। ये 16,000 रुपये अभी भी कौन सा बैलेंस है सर? ये 16,000 रुपये अभी भी क्रेडिट बैलेंस है। मैंने कहा ठीक। 10 फरवरी के बाद बारी आई 12 मार्च। 12 मार्च को मैंने 8,000 रुपये जमा करा दिए। ठीक करा सर। 12 मार्च को अगर मैं 8,000 रुपये जमा कराता हूं तो 16 मेरे पहले थे, 8 मैंने और जमा करा दिए तो कितने पैसे हो गए? 16 और 8 24,000 रुपये मेरे हो गए। मुझे उम्मीद है यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये कौन सी डेट होगी जी? 12 मार्च। 12 मार्च होगी। मार्च के बाद क्या आई? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हमने 30,000 विड्रॉ कर लिए। अब ध्यान से देखिए, 10 अप्रैल को हमने 30,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। मेरे पास थे कितने? 24। मैंने निकलवा कितने लिए? 30। तो 6,000 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा निकलवा लिए। जी हाँ। तो ये एक्स्ट्रा मेरा ओवरड्राफ्ट हो गया। जी हाँ। पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस हो गया। जी हाँ। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई है। ये थी मेरी कौन सी? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल के बाद आई 10 मई को मैंने 16,000 रुपये डिपॉजिट करा दिए। 10 मई को मैंने 16,000 रुपये डिपॉजिट करा दिए। तो 6 मेरा नेगेटिव चल रहा था, 16 मैंने जमा करा दिए तो बैलेंस कितना बच गया? 10। और ये 10 क्या बच गया? मेरा क्रेडिट। ठीक है सर। लास्ट डे बच गया मेरा 15 जून। 15 जून को मैंने 14,000 विड्रॉ कर लिया। अगर मैं 15 जून को 14,000 रुपीज विड्रॉ कर लेता हूं तो 4,000 रुपये 10 जमा थे, 14 निकला लिए तो 4 नेगेटिव हो गया, 4 ओवरड्राफ्ट हो गया, 4 का हो गया डेबिट बैलेंस। मुझे उम्मीद है यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। हाँ सर, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दिमाग लगना हो जाएगा आपका स्टार्ट। इससे पहले कि आपका दिमाग लगना स्टार्ट हो, एक गहरी लंबी सांस लें और जाने दें। सर हमें पता है आप इतनी देर में लाइन मारने लग जाते हो और हमें कहीं बातों में उलझा लेते हो। अरे नहीं, आप फाइनल एग्जाम में बिल्कुल रिलैक्स होकर क्वेश्चन करेंगे तो ही सही आएगा। अब क्या करना है उसमें लगेगा दिमाग, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं रिलैक्स हो जाएं। ठीक है सर। 2 जनवरी को मैंने कितने पैसे जमा कराए? 30,000। अगली ट्रांजेक्शन हमने कब कर दी? 15 जनवरी को। अगली ट्रांजेक्शन हमने कब कर दी? 15 जनवरी को। तो 2 जनवरी और 15 जनवरी के बीच में कितने दिन है सर? 13 दिन है।
तो ये 30,000 रुपये 13 दिन तक जमा रहे। हाँ जी, उसके बाद 12 और जमा हो गए तो टोटल कितने हो गए 42। 15 जनवरी के बाद अगली ट्रांजेक्शन कब करी हमने 15 फरवरी को। इसका मतलब ये 42,000 रुपये, ये 42,000 रुपये 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक डिपॉजिट रहे। तो 15 जनवरी और 15 फरवरी के बीच में कितने दिन होते हैं 31। सर 15 जनवरी और 15 फरवरी के बीच में 31 डेज होते हैं, ये तो बताओ कैसे होते हैं। मैंने कहा लो अभी बता देते हैं। हमारी पहली ट्रांजेक्शन कब हुई 2 जनवरी को, दूसरी ट्रांजेक्शन कब हुई 15 जनवरी को, तीसरी ट्रांजेक्शन कब हुई 15 फरवरी को, चौथी ट्रांजेक्शन कब हुई 12 मार्च को, पांचवी ट्रांजेक्शन कब हुई 10 अप्रैल को, अगली ट्रांजेक्शन कब हुई 10 मई को, अगली ट्रांजेक्शन कब हुई 15 जून को। ठीक है जी, ये सीधा कर दिया, 15 में से 2 गया 13 दिन, ये सीधा आ गया 13 दिन। अब ध्यान से देखें 15 जनवरी 15 फरवरी के बीच में ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये जनवरी है, ये फरवरी है। जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। कुछ नहीं कह रखा, क्या क्वेश्चन में ईयर दे रखा है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में ईयर दे रखा है सर 2016। हे भगवान, क्वेश्चन में ईयर दे रखा है 2016। अगर ये 2016 है तो फरवरी में कितने दिन हो गए 29। ठीक है जी, जनवरी में 31 दिन होते हैं, मैंने कहा हाँ 31 दिन होते हैं, उसमें से कितने जा चुके 15, तो बचे कितने 16। और फरवरी के कितने 15, और 16 और 15 कितने दिन हो गए जी 31। ठीक है जी, यानी कि इन दोनों के बीच में 31 दिन है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली बारी आती है 15 फरवरी और 12 मार्च के बीच में, तो 2 महीने हो गए मेरे, एक फरवरी एक मार्च, एक फरवरी और एक मार्च। फरवरी में कितने दिन है 29 और मार्च में 31। फरवरी में 29 दिन है, 15 जा चुके, तो बाकी कितने बचे फरवरी के दिन 14, और मार्च कौन सी है 12, 14 और 12 कितने हो गए जी 26 दिन। तो कुछ गलती होगी क्या, 15 फरवरी 29 फरवरी में कितने दिन का गैप है 14 दिन का गैप है, और 12 मार्च ही है ही, 12 मार्च ही है ही, तो ये कितने दिन हो गए जी 26। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब 12 मार्च और 10 अप्रैल के बीच में, 12 मार्च और 10 अप्रैल के बीच में, तो ये हो गया मेरा मार्च, ये हो गया मेरा अप्रैल। मार्च में कितने दिन होते हैं जी 31, अप्रैल में कितने होते हैं जी 30। 12 मार्च और 31 मार्च का डिफरेंस कितना है 19, और 10 अप्रैल है, 19 और 10 कितने होंगे जी 29। अब मेरे को चाहिए मार्च और अप्रैल के बीच में गैप आ गया, अब मेरे को चाहिए अप्रैल और मई के बीच में। अप्रैल और मई के लिए मैं ब्लैक पेन उठा लेता हूँ, अप्रैल और मई, ये है मेरा अप्रैल, ये है मेरा मई। अप्रैल में कितने दिन होते हैं जी 30, मई में कितने दिन होते हैं 31। अप्रैल के 30 में से 10 जा चुके, तो कितने बच गए 20, मई के कितने 10, 20 और 10 कितने दिन हो गए जी 30। अब मेरे को चाहिए मई और जून के बीच का गैप। हाँ जी, ये लिख दिया मैंने मई, और ये मैंने लिख दिया जून। मई में कितने दिन होते हैं 31, जून में कितने दिन होते हैं 30। 15 जून है, 10 मई है, 31 में से 10 गया 21 दिन मई के, और जून के 15 दिन, टोटल कितने दिन हो गए जी 36। और अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं मेरे, अकाउंट सर हमारे क्लोज हो रहे हैं 30 जून को। तो 15 जून और 30 जून के अंदर कितना डिफरेंस हो गया, 15 जून और 30 जून के अंदर 16 डेज का डिफरेंस हो गया। सर ये 16 डेज का डिफरेंस कैसे आया, देखो क्या 30 जून को काउंट करेंगे, आंसर इज यस, 30 जून को काउंट किया जाएगा, आंसर इज यस। तो ये 15 दिन नहीं आने चाहिए। 15 जून, क्या 15 जून इसमें शामिल है, जी हाँ। क्या 10 मई इसमें शामिल है, जी हाँ। क्या 10 अप्रैल इसमें शामिल है, जी हाँ। 10 अप्रैल को तो हमने ट्रांजेक्शन कर दी, 10 अप्रैल को तो हमने ट्रांजेक्शन कर दी। 2 जनवरी और 15 जनवरी के बीच में 13 दिन, जाके मेरे 13 दिन। 15 जनवरी शामिल नहीं करी, हाँ हाँ सर शामिल नहीं करी। 15 जनवरी शामिल करी है, 2 जनवरी शामिल नहीं करी। 15 फरवरी शामिल करी है, 15 जनवरी शामिल नहीं करी। ठीक है जी, करते हैं इसको भी।
हम बात कर रहे थे 30 जून और 15 जून के गैप की, तो मेरे हिसाब से 15 दिन आने चाहिए। अब पता नहीं इंस्टीट्यूट ने 16 दिन क्यों लिखे हुए हैं, मेरे हिसाब से 15 दिन आने चाहिए। दूसरी बात, हमारे लगभग सारे आंसर सही हैं एक को छोड़कर, देखें जरा 13, थोड़ा जूम इन कर देता हूं, 13, 13, 31, 26 और यहाँ है 25, फिर 29, फिर 30, फिर 36, फिर 15। तो ये तो गारंटी ठीक है। कारण क्या है, फरवरी में 29 डेज होते हैं, क्यों? क्योंकि 2016 की फरवरी है, तो हम तो 29 डेज लेंगे, जिसमें से 15 फरवरी जा चुकी है, तो 14 दिन ये और 12 मार्च है तो 12 दिन ये, तो 26 दिन हो गए। और ये लास्ट वाले भी मेरे हिसाब से कितने आने चाहिए, 15 डेज। मैं बता देता हूं, आप घबराएं नहीं, एक छोटी सी मिस्टेक है, अब मुझे नहीं पता ये क्यों हो रखी है, मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो मैं आपको करवा रहा हूं। ये 13, ये 31, ये 26, ये 29, ये 30, ये 36 और ये जो लास्ट वाला बैलेंस बच गया, ये बच गया 15 डेज का। इंस्टीट्यूट ने क्या किया हुआ है मैं बता देता हूं, ये 26 की जगह 25 लिखा हुआ है और ये 15 की जगह क्या लिखा हुआ है, 16। हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है फरवरी 2016 की है, ये रही जी 2 जनवरी 2016, तो फरवरी भी किसकी है, 2016 की, और अगर फरवरी 2016 की है तो 2016 की फरवरी में 29 दिन होते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे आंसर 26 आएगा और ये लास्ट वाला 15 आएगा। अब आपने करना क्या है वो जरा ध्यान से देखें, आपने इस बैलेंस और इस डेज की मल्टीप्लाई करनी है और प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिख देना है। अगर ये डेबिट है तो डेबिट वाले की टोटल में लिख देना, क्रेडिट है तो क्रेडिट वाले में लिख देना। तो पहला वाला क्या है, क्रेडिट, ये हो गया 3,90,000, 13,43, 3,90,000 और क्रेडिट है, क्रेडिट में लिख दिया। 42 और 31 की मल्टीप्लाई करेंगे, 42,000 मल्टीप्लाई बाय 31, 42,000 मल्टीप्लाई बाय 31, दिस कम्स टू 13,02,000, ये लिख दिया हमने 13,00,000 और 2,000। अब एक इशू आएगा 16,000 इंटू 26, 16,000 इंटू 26, मेरा आंसर आ रहा है 4,16,000, जबकि इंस्टीट्यूट का आंसर और कुछ आ रहा है। अगला फिर क्रेडिट है 24,000 इंटू 29, 24,000 इंटू 29, दिस कम्स टू 6,96,000, 6,96,000। अब ये डेबिट है 6,000 इंटू 30, 6,000 इंटू 30, दिस कम्स टू 1,80,000, तो ये डेबिट में आपने लिखना है। फिर क्रेडिट आ गया 3,60,000 और लास्ट में फिर डेबिट आ गया, मेरा ये गलत है, 15 चौके 60, मेरा ये आएगा 60,000 और इंस्टीट्यूट ने इसको 16 से सॉल्व किया हुआ है। अब आपने जो करना है वो समझने की करें कोशिश। डेबिट के प्रोडक्ट का टोटल लगा दें, ठीक है जी, 8 से 14, 2,40,000। क्रेडिट के प्रोडक्ट का क्या लगा दें, टोटल लगाओ जी, टोटल 3,90,000 प्लस 13,02,000 प्लस 4,16,000 प्लस 6,96,000 प्लस 3,60,000, दिस कम्स टू 31,64,000। मैं फिर बता देता हूं, इंस्टीट्यूट का आंसर अलग आ रहा है, मेरा आंसर अलग आ रहा है, मेरे हिसाब से ये ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं इसका डिफरेंस नहीं ले सकता, सर क्यों नहीं ले सकते, अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, कहां लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, ये देखो जी, डेबिट पे तो 5% है और क्रेडिट पे कितना है, 2%। अच्छा, तो क्रेडिट का टोटल बताएं कितना है, सर क्रेडिट का टोटल है 31,64,000 रुपए, इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 2% और कितने दिन का निकालना पड़ेगा, एक दिन का। और जो डेबिट में है कितने रुपए, 2,40,000 रुपीज, 2,40,000 रुपीज, इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 5% लगेगा, वो भी कितने दिन का लगेगा, एक दिन का लगेगा। फिगर में ना उलझे, कॉन्सेप्ट पे जाएं। 31,64,000 का 2% डिवाइड बाय 360, मैं अब 366 करूंगा क्योंकि मेरे को पता है मेरा साल में 366 दिन का है, तो ये आंसर आ गया आपका 172 रुपीज, 172.89 रुपीज। और 2,40,000 का 5% डिवाइड बाय 366, ये आ गया आपका 32.78, 172.89 माइनस 32.78, दिस कम्स टू 140 रुपये 11 पैसे। इसको राउंड फिगर में हम 140 रुपये लिख सकते हैं, ठीक है जी। 140 रुपये का इंटरेस्ट, ध्यान से देखें, बैंक देगा या बैंक लेगा, सर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, हाँ सर इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट। कितने रुपए का इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा, 40 रुपए का, सॉरी 140 रुपए का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 140 रुपए का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जब 140 रुपए का इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा तो 4,000 के डेबिट बैलेंस में से 140 रुपए कम हो जाएंगे। अच्छा, तो कितने रुपए बचेंगे, 4,000 माइनस 140, 4,000 माइनस 140, दिस कम्स टू 3,860,
3860 और ये 3860 डेबिट ही बचेगा। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है ना, 4000 में से 140 घटाएंगे तो 3860 ही बचेगा और 3860 डेबिट का ही बचेगा। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये बुक किसने बना रखी है? ये बैंक ने बना रखी है, मेरी बुक। कौन से बैंक ने? इलाहाबाद बैंक ने। तो यहां लिख देते हैं हम विनोद करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक लिमिटेड। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये क्वेश्चन आप 2 बार कर लेंगे तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं ये 2 फिगर अलग लिखवा रहा हूं और इंस्टीट्यूट ने 2 फिगर अलग लिखे हुए। बच्चा कंफ्यूज कि मैं सही कि इंस्टीट्यूट सही। अरे भाई प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, होगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? 2016 है, 2016 की फरवरी में 29 दिन होते हैं, तो इसलिए मेरा आंसर सही है। जब देखो मैं 15 जनवरी और 2 जनवरी का डिफरेंस कैसे निकाला था? 15 में से 2 गए 13। तो मुझे बताओ मैं 15 जून और 30 जून का डिफरेंस कैसे निकालूंगा? सर 15 जून और 30 जून का डिफरेंस भी ऐसे निकलेगा, 30 में से 15 गए 15। अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने 16 क्यों लिखा हुआ है। एक अजम्पशन और हो सकती है कि उन्होंने 16 जून क्यों लिखा हुआ है। नहीं हो सकती। अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन 30 जून तक बनानी है तो सिंपल सी बात है 30 जून तक ही आएगा 3860। क्योंकि 1 जुलाई तो अगले साल का ओपनिंग होगा और 1 जुलाई अगले साल के बैलेंस में काउंट होगी। याद करो ओपनिंग बैलेंस काउंट होता है, ओपनिंग दिन काउंट होता है, तो वो जो 1 जुलाई है वो काउंट होगी। ठीक है जी, ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।